लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और मायावती ने हाथ मिलाकर हर किसी को चौंकाया था। दशकों पुरानी दुश्मनी भुलाकर ये दोनों पार्टियां साथ आईं तो कयास लगाए जाने लगे कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन नतीजों ने गठबंधन का भविष्य ही बिगाड़ दिया। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह हार चुका गठबंधन अब टूटने की कगार पर है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है। खबर की खबर ये कि पीएम मोदी ने गठबंधन पर जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हो रही है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में यहाँ लोकसभा का चुनाव गठबंधन करके लड़ने का ही फैसला लिया। रहीम दास जी कह गए हैं, कहाँ रहीम कैसे निभे बैर कैर के संग। कहाँ रहीम कैसे निभे बैर कैर के संग। साथियों, कुछ हफ्तों के लिए ही सही, अगर आज बैर और कैर साथ आए हैं तो इनका टूटना भी तय है। इनकी एक्सपायरी डेट 23 तारीख शाम को पक्की है। 23 को नतीजा आएगा, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भविष्यवाणी सच होती हुई दिखाई दे रही है। दशकों पुरानी दुश्मनी भुलाकर साथ आई एसपी बीएसपी का भविष्य अधर में लटक गया है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन की करारी हार अब मायावती और अखिलेश के रास्ते अलग अलग करने की वजह बन रही है। मायावती ने यूपी में 11 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अखिलेश ने भी कह दिया है कि उनकी पार्टी भी अकेले तैयारी करेगी। सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी, उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी। लेकिन सवाल ये राजनीतिक नहीं है। मायावती का कहना है कि समाजवादी पार्टी के बेस वोट बैंक यानी यादवों ने भीतरघात किया है और एसपी अपना बेस वोट शिफ्ट नहीं करा पाई। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बाहुल्य, जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अंदर अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतरघात किया है और सपा के खासकर यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। हालांकि इन सब का ये मतलब नहीं कि एसपी बीएसपी का गठबंधन टूट गया है। मायावती ने कहा कि एसपी में सुधार हुआ तो वो आगे साथ आ सकते हैं। यदि मुझे लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चल सकते हैं। अभी कोई ब्रेक, परमानेंट कोई ब्रेक नहीं लगा है। खबर की खबर यही है कि भले ही एसपी बीएसपी में परमानेंट ब्रेकअप न हुआ हो, लेकिन गठबंधन में गांठ पड़ चुकी है। आज उपचुनाव में अलग होने का ऐलान किया है। क्या पता कल विधानसभा चुनाव में भी अलग अलग ताल ठोके। खबर की खबर यह भी है कि मायावती की नाराजगी की वजह यह है कि उन सीटों पर
भी समाजवादी पार्टी हार गई, जहां यादव मतदाता निर्णायक स्थिति में है। मायावती का कहना है कि एसपी अपने बेस वोट बैंक यादवों को भी शिफ्ट नहीं करा पाई। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को अगर आप देखें तो ये नतीजे ये बता देते हैं कि असल में बीएसपी के दावों में दम तो है, लेकिन सीधे सीधे एसपी को ब्लेम करना भी ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी को 62 मिले, अपना दल के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, बीएसपी 10 और समाजवादी पार्टी 5। लेकिन यह भी सोचना होगा बीएसपी को कि पिछली बार जब खाता ही नहीं खुला था, इस बार 10 आए हैं, तो हो सकता है कि इसमें समाजवादी पार्टी के वोटर्स भी कुछ जगहों पर शिफ्ट हुए हों। लेकिन इस बात को सीधे सीधे केंद्रित करते हुए कि यादव मतदाता जहां थे वहां पर आप क्यों हारे। वोट परसेंटेज क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी 49.6%, बीएसपी और एसपी 19.26 और 17.96%। लेकिन दोनों को जबरदस्त नुकसान हुआ है और समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों जो अरिथमेटिक सोच रहे थे कि हम दोनों साथ आएंगे तो जीत की इबारत बनेगी, वैसा हो नहीं पाया। और इसी बात को नरेंद्र मोदी जोर देकर कह रहे थे कि अरिथमेटिक में लगे हुए लोग ये नहीं समझ पाए कि केमिस्ट्री भी कोई चीज होती है। 4% का नुकसान एसपी को हुआ है और बीएसपी को हुआ है 3.4% का नुकसान। 7% का गेन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में। उत्तर प्रदेश में यादवों की आबादी करीब 10% है और कई सीटों पर यादव हार जीत का फैसला करते हैं, लेकिन फिर भी एसपी के दिग्गज उम्मीदवार चुनाव हार गए। कन्नौज से अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव 12,453 वोट से हार गईं। वहीं बदायूं से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी 18,384 वोटों से अपनी सीट गंवा बैठे। साथ ही फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी 28,781 वोटों से हार गए। और इसीलिए मायावती कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी यादवों का वोट शिफ्ट नहीं करा पाई। खबर यह भी कि मायावती जो सोच रही हैं वो ये कि कुंबे को ही ना जिता सका, वो भला औरों की नैया कैसे पार लगाएगा। और उत्तर प्रदेश में श्रीमती डिंपल यादव, बदायूं में श्री धर्मेंद्र यादव व फिरोजाबाद में श्री राम गोपाल यादव के बेटे का भी हार जाना तो ऐसा है जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। सपा का बेस वोट खुद सपा की खास सीटों पर ही छिटक गया है, तो फिर उन्होंने बीएसपी को अपना वोट कैसे दिया होगा, यहाँ ये भी सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के रास्ते अलग हुए तो विरोधियों ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने सुर में सुर मिलाकर मायावती और अखिलेश को घेरा। बीजेपी कह रही है कि जब गठबंधन ही स्वार्थपूर्ण था तो ये तो होना ही था। सपा बसपा का कोई भविष्य बचा नहीं है। अल्पसंख्यक समाज भी अब तय कर चुका है कि इन कमजोर पार्टी के कमजोर नेता के कंधे पर वो भरोसा नहीं कर सकता। वो भी मजबूत नेता, मजबूत पार्टी के साथ चलेगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ वो अब नरेंद्र मोदी जी के साथ है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब ये आपस में आकर इन्होंने एक बेमेल गठबंधन बनाया तो इनको लगा कि उत्तर प्रदेश में हम बहुत बड़ा महागठबंधन, महाविजय प्राप्त कर लेंगे कि 23 तारीख सपा बसपा गठबंधन के राजनीतिक रूप में अंतिम संस्कार का दिन होगा। राजनीतिक रूप में यानी अंतिम बार ये एक दूसरे के घर जाएंगे। मैंने कहा था जिस तरह ये बेमेल गठबंधन, विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन है, ये अपनी अकाल मौत को प्राप्त करेगा। परिणाम भी पहले से मालूम था कि गठबंधन स्वार्थों का है, हवा हवाई है, जनता के मुद्दों से इसका कोई लेना देना नहीं रहा, न इस गठबंधन का कोई न्यूनतम कार्यक्रम था। तो जब हवा में गठबंधन बना है तो हवा में ही गठबंधन तैरेगा भी। इसलिए जो भी परिणाम आए हैं ये आशा के अनुकूल ही आए हैं।
हाँ, इतना जरूर है कि इस गठबंधन का बेजा फायदा मायावती जी के हाथ लगा, 0 से 10 के आंकड़े पर पहुंच गई। जन पक्षधरता का कोई स्थान नहीं था उसमें, लोकतंत्र को समृद्ध करने का कोई स्थान नहीं था। दो परिवार जो अलग अलग वर्गों का नेतृत्व करने का दावा करते थे, वे अपने अपने परिवारों को समृद्ध करने में, अपने व्यक्तिवाद को बढ़ाने में लगे हुए थे, और जब लोकतंत्र ने उन्हें खारिज कर दिया तब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सिर्फ मायावती और अखिलेश के गठबंधन में गड़बड़ नहीं है, बल्कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में भी खटास आ गई। खबर की खबर ये कि एक के बाद एक ऐसे कई घटनाक्रम हो रहे हैं जिससे यह अंदाजा लग रहा है कि नीतीश कुमार का मन बदल गया है। ताजा विवाद इफ्तार पार्टी में जाने से हुआ है। नीतीश मांझी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तो गिरिराज सिंह का हिंदू प्रेम जाग गया। नीतीश कुमार टोपी पहनकर बैठे हैं और बगल में बैठे हैं नीतीश के पुराने सहयोगी और फिलहाल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी। मांझी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार जमकर इफ्तारी करते नजर आए। अब ये तस्वीरें देखिए। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान भी इफ्तारी की दावत में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को पसंद नहीं आई। गिरिराज ने तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, कितनी खूबसूरत तस्वीर होती जब इतनी ही चाहत से नवरात्र पे फलाहार का आयोजन करते और सुंदर सुंदर फोटो आते। अपने कर्म धर्म में हम पिछड़ क्यों जाते हैं और दिखावे में आगे रहते हैं। गिरिराज सिंह ने पासवान और नीतीश के साथ साथ सुशील मोदी को भी लपेट दिया। नीतीश कुमार और बीजेपी में पहले ही अनबन चल रही है। ऐसे में गिरिराज के तंज ने बिहार में सियासी पारा और भी बढ़ा दिया है। नीतीश ने भी गिरिराज के तंज पर पलटवार किया। नीतीश ने कह दिया कि गिरिराज तो खबरों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। सबके लिए तो करता है ताकि आप लोग न्यूज बनाइए। नीतीश तो नीतीश, गिरिराज की अपनी पार्टी के सुशील मोदी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। सुशील मोदी ने तो ये तक कह दिया कि इफ्तार पर तंज कसने वाले होली का भोज तक नहीं करते। मुझे हिंदू होने पर गर्व है और मैं इफ्तार का भी आयोजन करता हूँ और होली मिलन का भी कार्यक्रम करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के एक अणे मार्ग में हर साल खरना का भी आयोजन होता है। हम इफ्तार भी करते हैं, फलाहार भी करते हैं, नया वर्ष भी बनाते हैं और खरना में भी भाग लेते हैं। और जो लोग तंज कस रहे हैं वो न तो होली का भोग देते हैं, इफ्तार तो दूर की बात है। खबर की खबर यह है कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सियासी उठापटक के बीच इन छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। इफ्तार और फलाहार के बीच यूं निकलती है खबर, और खबर की खबर यह कि गिरिराज सिंह के तंज पर जेडीयू में जबरदस्त नाराजगी है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में गिरिराज सिंह के बयान को छोटे दिल वाले का बयान बता दिया। बिहार में एनडीए के गठबंधन से रोज नई नई खबरें आ रही हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी। सर, अब गिरिराज सिंह जो कि मंत्री हैं एनडीए के, बीजेपी के केंद्र सरकार मंत्री हैं, उन्होंने तंज कसा है नीतीश कुमार की इफ्तार की पार्टी पर, क्या? नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री ने सेंट्रल हॉल में समूचे देश को एनडीए को एक संदेश दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो एनडीए के नेता सभी का विश्वास प्राप्त करने में लगे हुए हैं और जो रोजा इफ्तारी श्री नीतीश कुमार ने और श्री सुशील मोदी ने दी है वो उसी का प्रयास है। प्रधानमंत्री इससे पूर्व आबू धाबी में जाकर के शेख जायद के साथ वहां की सबसे बड़ी मस्जिद में जा चुके हैं। उनके साथ इमाम है, उसका चित्र मैं गिरिराज जी को भेज रहा हूं। उनका वक्तव्य आपत्तिजनक है और प्रधानमंत्री ने यह भी चेतावनी दी थी कि मेरी पार्टी के भी कुछ नेता हैं जो सुबह ही समाचार पत्रों की सुर्खी पाने के लिए लालच रहते हैं। श्री गिरिराज जी उनमें से एक हैं। न एनडीए में कोई विवाद है, न बिहार एनडीए में भी कोई विवाद है। जेडीयू इसका सबसे ट्रस्टेड अलाई है, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री के सबका विश्वास प्राप्त करने की राजनीति में यकीन करते हैं और वो तोड़ने में यकीन करते हैं। हम बड़े दिल वाले हैं, वो तंग दिल वाले हैं।
खबर की खबर ये कि नीतीश कुमार की नाराजगी को विरोधियों ने भुनाने की हवा देने की कोशिश शुरू कर दी है। विरोधी कह रहे हैं कि नीतीश क्यों बीजेपी के चक्कर में पड़े हैं, उन्हें फिर से महागठबंधन का दामन थाम लेना चाहिए। लालू के करीबी और आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बीजेपी को भगाने के लिए विपक्षी दलों में एकजुटता होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने नाइंसाफी की है। इतनी सीटें जीतने के बाद भी सेंटर में जेडीयू के मंत्री नहीं बनाए गए। खबर की खबर तो यह भी है कि खुद राबड़ी देवी ने भी कह दिया है कि अगर नीतीश महागठबंधन में आने की पहल करते हैं तो इस पर विचार हो सकता है। नीतीश जी के जानते हैं जो कखनी पलटी मार करेंगे, वो ये बात ठीक बात है। जो कखनी करने जाएंगे क्या बोलेंगे उनका कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो 2020 में हो सकता है बहुत पिछुल चीज है, कब करने चल जाएंगे। आरजेडी के साथ भी आ सकते हैं क्योंकि कयास लगे। अरे एक बेरी हुआ, कई बार हुआ, इसलिए सुनिए आश्चर्य न मानिए। आ भी सकते हैं। अरे वही बेरी ने प्रस्ताव था, उस लोग इनकार किया, नो एंट्री एने से दिखा दिया ना, तो वही मेरी प्रस्ताव 2 रकम आया था। तो अगर इस बार आएगा तो आप लोग उनको फिर से लाएंगे क्योंकि आपके वोटर्स एक्सेप्ट करेंगे। एक बात हम जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ सब लोग को एकजुट होना चाहिए। हम इस धारा के लोग हैं। ये नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने किया है। जब एक साथ चुनाव लड़े थे और इतनी बड़ी संख्या में जनता दलियों के सांसद यहाँ से चुनकर गए थे, तो उचित भागीदारी जरूर मोदी जी को देना चाहिए। आपके दरवाजे खुले हुए हैं, कांग्रेस भविष्य में विचार कर सकती है। काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं, नीतीश कुमार से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी जो 2020 के चुनाव में। पहले बीजेपी से हटेंगे तब ना हम लोगों से कोई सवाल होता है, पहले बीजेपी से हटेंगे। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं खबर की खबर, और खबर की खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी गिरिराज सिंह को ऐसे बयानों से बाज आने की नसीहत दी है। खबर की खबर में दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पद संभालते ही जम्मू कश्मीर के सक्रिय टॉप 10 आतंकियों की हिट लिस्ट तैयार कराई है। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना रियाज नाइकू, लश्कर-ए-तैयबा का जिला कमांडर वसीम अहमद उर्फ ओसामा और हिजबुल के आतंकी अशरफ मौलवी के नाम शामिल हैं। अब घाटी में नहीं बचेगा एक भी आतंकी। मोदी सरकार 2.0 में आतंकियों के सफाई का प्लान तैयार। गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर घाटी के टॉप 10 आतंकी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गृह मंत्री बनने के साथ ही मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट तैयार करा ली है। ये आतंकियों की लिस्ट खासतौर पर सभी एजेंसियों से मशवरा करने के बाद बनाई गई है। ये टॉप मोस्ट आतंकी या फिर ये टॉप मोस्ट वांटेड आतंकी अलग अलग संगठनों और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें अल बदर, लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन शामिल है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं और वहीं से सक्रिय हैं। अब जानिए कि सुरक्षा एजेंसियों की हिट लिस्ट में जिन 10 आतंकियों के नाम हैं वो कौन कौन हैं। घाटी के आतंकियों की नई हिट लिस्ट में पहला नाम है हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ रियाज नाइकू उर्फ मोहम्मद बिन कासिम। रियाज नाइकू A++ कैटेगरी का आतंकवादी है। साल 2016 में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद चर्चा में आया रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे खूंखार कमांडर माना जाता है। ये बांदीपुरा का रहने वाला है। साल 2010 से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और इसके ऊपर सुरक्षा बलों ने 12 लाख रुपए का इनाम रखा है। आतंकियों की हिट लिस्ट में दूसरा नाम है वसीम अहमद उर्फ ओसामा। ये भी A++ कैटेगरी का आतंकी है। वसीम अहमद शोपियां का रहने वाला है और लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकियों में से एक है। इस पर घाटी को दहलाने की जिम्मेदारी है।
घाटी के टॉप 10 आतंकियों में तीसरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान उर्फ अशरफ मौलवी। हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर मोहम्मद अशरफ अनंतनाग के इलाके में सक्रिय है। आतंकियों के हिट लिस्ट में चौथे नंबर पर बारामूला में हिजबुल मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर महराजुद्दीन है। कश्मीर में आतंकियों की नई पौध तैयार करने में इसकी अहम भूमिका है। आतंकियों की लिस्ट में पांचवा नाम है हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा और श्रीनगर का एरिया कमांडर डॉक्टर सैफुल्ला उर्फ सैफुल्ला मीर, जिसका काम नया कैडर बनाना है। इसके लिए वो कश्मीरी युवाओं को गुमराह करने का काम करता है। नई लिस्ट में छठे नंबर पर हिजबुल मुजाहिदीन का खूंखार आतंकी अरशदुल हक भी है। ये A++ कैटेगरी का आतंकी है और पुलवामा जिले का डिस्ट्रिक्ट कमांडर है। ये 2010 के बाद घाटी में कई बड़ी वारदात में शामिल रहा है। हिट लिस्ट में 7वें नंबर पर पाकिस्तान का रहने वाला हाफिज उमर है। ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी है। POK में बालाकोट से ट्रेनिंग लेने के बाद ये भारत में घुसा था। फिलहाल ये आतंकी जैश का चीफ ऑपरेशनल कमांडर है। आतंकियों की लिस्ट में 8वां नाम जैश ए मोहम्मद आतंकी जाहिद शेख उर्फ उमर अफगानी का है। इसने आतंकी संगठन तालिबान से ट्रेनिंग लेने के बाद कश्मीर में घुसपैठ की। ये अफगानिस्तान में नाटो फोर्सेस के साथ लड़ाई लड़ चुका है। इस सूची में 9वें नंबर पर जावेद AH मट्टू उर्फ फैजल है, जो कि आतंकी संगठन अल बदर से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ कश्मीर में सक्रिय मट्टू को सुरक्षा एजेंसियां शिद्दत से तलाश रही हैं। आतंकियों की हिट लिस्ट में 10वां नाम हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी एजाज अहमद मलिक का है, जो कुपवाड़ा में सक्रिय है। यह आतंकवादी घाटी में लूट हत्या जैसी कई वारदात में शामिल रह चुका है। हम आपको एक और रिपोर्ट के मुताबिक बताते हैं कि कश्मीर में आंकड़े क्या कहते हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक साल 2014 के मुकाबले 2018 में 134% ज्यादा आतंकी मारे गए। 2014 से 2018 के बीच में जम्मू कश्मीर में कुल 1315 लोग आतंकवाद की वजह से मारे गए, जिसमें 138 यानी 10.49% नागरिक थे। 339 यानी मरने वालों में 25% सुरक्षा बल और 838 यानी 63.72% आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक और बड़ी खबर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आते ही फुल एक्शन में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर लगी रोक हटाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। इंसानी शोर शराबे से दूर एक ऐसी जगह है जो बेहद खूबसूरत और शांत है, लेकिन उस जगह जाना सीधे मौत को दावत देने के बराबर है। फिर भी लोग हिम्मत करके वहां जाते हैं और वो जगह है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। जमीन से 29,000 फीट की ऊंचाई पर जो पहुंचता है वो एवरेस्ट विजेता कहलाता है। लेकिन आजकल एवरेस्ट पर ऐसे विजेताओं की लंबी कतार लगने लगी है, जिसकी वजह से बर्फीली चोटी पर बादलों से ऊपर ट्रैफिक जाम लगने लगा है। इंसान घंटों ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं और इस वजह से एवरेस्ट चोटी सांसें छीन लेने वाले कोल्डिस्तान में बदल गई। कोल्डिस्तान सबसे ऊंची चोटी, एवरेस्ट पर ट्रैफिक जाम, शिखर पर पहुंचने पर 4 से 6 घंटे ज्यादा समय। इस साल अब तक 11 माउंटेरियंस की ऑक्सीजन खत्म होना एक बड़ी वजह है। एवरेस्ट पर शिखर ऑक्सीजन खत्म होना एक बड़ी वजह है। एवरेस्ट पर शिखर से पहले यहां एक लंबी लाइन लग जाती है और क्योंकि यहां एक ही रास्ते से आया जा सकता है, लिहाजा पर्वतारोही एक तय समय के लिए ट्रेनिंग लेने के बाद यहां पहुंचते हैं। एवरेस्ट पर ज्यादा वक्त लगने पर इन पर्वतारोहियों की तबीयत घबराने लगती है और इस घबराहट में मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती हैं और साथ ही ऑक्सीजन कम हो जाने से जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। बर्फीली तेज हवाओं में संतुलन नहीं बन पाता और 4 पर्वतारोहियों की लाश अभी
रस्सी से झूलती हुई मिली है। और क्योंकि यहां वैसे ही ऑक्सीजन कम होती है और यहां सोचिए अगर ट्रैफिक जाम लग जाए और आपको यहां ज्यादा वक्त बिताना पड़ जाए, जितना तय वक्त है उससे ज्यादा अगर आपको यहां ठहरना पड़ जाए, और कई बार तो क्योंकि जाम लगने की वजह से जो सोचा हुआ वक्त होता है उससे 4-6 घंटे ज्यादा बिताने पड़ जाते हैं, लिहाजा सफोकेशन होने लगता है, सांस पूरी नहीं आती, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मांसपेशियों के काम करने की क्षमता में असर पड़ता है, धीरे धीरे शरीर ढीला पड़ता जाता है और वक्त वो भी आ सकता है जब लोग इस दुनिया से ही निकल जाएं। और 4 से 6 पर्वतारोहियों के साथ ये हो चुका है। दुनिया के शोर से 29,000 फीट दूर, जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, यहां एकदम सन्नाटा है और कुछ ही देर में उस सन्नाटे को चीरती सांसों की आवाज सुनाई देती है। सबसे ऊंची चोटी पर सांसों की आवाज सुनी। सबसे ऊंची चोटी पर मौत की दस्तक देखी। सबसे ऊंची चोटी पर बर्फ में लिपटे खतरे को भांपे। सबसे ऊंची चोटी पर सबसे बड़े ट्रैफिक जैम को देखिए। दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे संस्कृत में देवगिरी, नेपाली में सागरमाथा कहा जाता है, यानी वो स्थान जहां देवता निवास करते हैं। और नेपाली भाषा का अर्थ निकाला जाए तो वो जगह जो स्वर्ग तक पहुंचने का स्थान है। लेकिन खूबसूरत और खतरों से भरी इस चोटी पर पर्वतारोहियों के लिए नर्क का द्वार खुल चुका है। स्वर्ग तो छोड़ दीजिए, अगर कोई यहां से जिंदा बचकर वापस आ जाए तो उसकी किस्मत समझिए, क्योंकि एवरेस्ट पर एक ऐसा खतरा दस्तक दे चुका है जिसने अब तक इस साल 11 लोगों की जिंदगी छीन ली। आखिर एवरेस्ट पर क्यों मारे जा रहे हैं पर्वतारोही? एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उतरना क्यों मुश्किल हो रहा है? सबसे बड़ी चोटी पर सबसे बड़ा खतरा क्या है? एडवेंचर फॉर एवरेस्ट एक्सपीडिशन इटसेल्फ पहले इतना एक्सेसिबल नहीं था जितना आज की तारीख में हो गया, क्योंकि ज्यादा लोग जाने लगे तो उतनी अरेंजमेंट्स, उतनी एजेंसीज, उतनी परेशानियां भी उसकी वजह से बढ़ी हैं। तो मैं 1980 से माउंटेन्स में हूं, तो ऐसे काफी लोग हैं जो रियली जिन्होंने लाइफ टाइम एक माउंटेन के साथ, एक माउंटेन लवर्स जिनको बोलते हैं, और एडवेंचरर्स भी हैं, लेकिन काफी हद तक उतने एक्सपीरियंस ना भी हो या उतना पुराना आपका एसोसिएशन ना भी हो माउंटेन से, तब भी जा ही रहे हैं लोग। एवरेस्ट पर मौत की दस्तक कैसे होती है, एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी बर्फीली चोटी पर इंसानों की आवाजाही इस कदर बढ़ चुकी है जिसकी वजह से एवरेस्ट पर ट्रैफिक जाम लग गया है। चोटी पर पहुंचने के लिए 4 घंटे से ज्यादा वक्त लग रहा है। लंबी कतार में खड़े होकर पर्वतारोही इंतजार करते हैं। एडवेंचर की डेफिनेशन में ही अगर रिस्क नहीं है तो कोई एडवेंचर नहीं है। एडवेंचर का मतलब है कुछ ना कुछ रिस्क तो होगा। देयर इज नो रिस्क, देयर इज नो एडवेंचर। तो जान जोखिम में डालते हैं, नो डाउट,
और एवरेस्ट और हर एक माउंटेन की थोड़ी अलग अलग एक स्टैटिस्टिकल डेथ रेशियोज है। सो एवरेस्ट की डेथ रेशियो अबाउट 4% है। तो इस स्केल के माउंटेन्स में और इस तरीके के एडवेंचर एक्सपेडिशंस के हिसाब से एवरेस्ट एक लेस रिस्की माउंटेन माना जाता है। जो हाई माउंटेन्स हैं दे आर मच मोर 25%, 30%। सीधे और साफ शब्दों में अगर आपको एवरेस्ट पर दस्तक दे चुके खतरे के बारे में बताया जाए तो खतरा खुद इंसान ने पैदा किया है। जोश जोश में एवरेस्ट फतेह के ख्वाब ने हजारों पर्वतारोहियों के दिल में इस कदर जुनून पैदा कर दिया है कि वो एक बार नहीं कई बार एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर उस जोशीले दौर को जी लेना चाहते हैं। वैसे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचना किसी के लिए भी सपना पूरे होने जैसा है, क्योंकि एवरेस्ट पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। 66 साल पहले 1953 में एडमंड हिलरी और तेंजिंग शेरपा ने एवरेस्ट फतेह का कारनामा पहली बार किया था। उसके बाद से हर साल पर्वतारोही एवरेस्ट पर अपने दमखम को आजमाने पहुंचते जा रहे थे। ऐसे में लगातार एवरेस्ट पर पहुंचने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, कचरा बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है और ट्रैफिक जाम भी बढ़ रहा है, क्योंकि चोटी तक पहुंचने के रास्ते में लंबी कतार लग जाती है। ये वीडियो जो आपके सामने है इसे इसी साल एवरेस्ट पर जाने वाले एक पर्वतारोही ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। करीब 3 मिनट के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कितने खतरनाक रास्ते से होकर पर्वतारोही एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचते हैं। ये वीडियो एवरेस्ट की चोटी से कुछ पहले का है, जिसमें पर्वतारोही ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अगर शहरों में ट्रैफिक जैम है तो जमीन पर सबसे ऊंची जगह भी जाम लगता है और दोनों ही जगह के लिए इंसान जिम्मेदार है। एवरेस्ट पर लगने वाले जाम की कुछ और खौफनाक तस्वीरें आपको दिखाएंगे, साथ ही इस ट्रैफिक जाम के पीछे की वजह और उससे होने वाली पर्वतारोहियों की मौत के बारे में भी बताएंगे। आप देखते रहिए खास पेशकश। सांसों को छीनने वाला कोल्डिस्तान। दिसंबर जनवरी याद कीजिए, मैदानों पर ही जिस तरह की ठंड पड़ती है, कई लोग ठंड की वजह से मारे जाते हैं और ये तो एवरेस्ट है। और वहां मौत के आंकड़ों पर गौर कीजिए, 5 महीने में पिछले 3 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हर साल ये मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एवरेस्ट पर मौत का आंकड़ा इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहां पहुंचने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लिहाजा वो जो एक रास्ता है जिससे या तो जाया जा सकता है या आया जा सकता है, वहां लग जाता है ट्रैफिक जैम। जरूरत से ज्यादा वक्त गुजारना पड़ जाता है उस ऊंचाई में और लिहाजा ये मौतें हो रही हैं। 2019 में मई महीने तक 11 मौतें हो चुकी हैं। पिछले साल 2018 में 5 मौतें हुई थी। साल 2017 में 5 पर्वतारोही जाम में फंसकर मारे गए। साल 2016 में 7 पर्वतारोहियों की मौत हुई थी। साल 2015 में 19 पर्वतारोही मारे गए और 2014 में अब तक सबसे ज्यादा माउंटेनियर्स की मौत हुई है। साल 2014 में 17 माउंटेनियर्स जाम में फंसे। 2014 में जाम में फंसने के दौरान एवलांश भी आया था, बर्फीला तूफान भी आया था, लिहाजा ये आंकड़ा बेतहाशा बढ़ गया था। एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए खास तरह की ट्रेनिंग पहले दी जाती है, लेकिन नेपाल सरकार कमाई के चक्कर में न सिर्फ ट्रेनिंग नजरअंदाज कर रही है बल्कि एवरेस्ट पर चढ़ने को एक पिकनिक की तरह बना दिया गया है और इसीलिए साल दर साल ज्यादा परमिट दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, परमिट जारी करने की फीस घटा दी गई है, जबकि दूसरे रास्ते तिब्बत से होकर जाया जा सकता है। वहां चीन का राज चलता है। चीन ने अभी तक एवरेस्ट के लिए किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती है, इसलिए कम ट्रेनिंग के बावजूद पर्वतारोही नेपाल के रास्ते एवरेस्ट पर जा रहे हैं और वहां जाम में फंसकर जान को मुसीबत में डाल रहे हैं। तबाही का पता जब चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि 8000 मीटर पर चढ़ने की हिम्मत हर कोई नहीं जुटा पाता। लेकिन इन हिमवीरों में कुछ किस्मत वाले होते हैं और कुछ बदकिस्मत, जिनके इंतजार में बर्फ की सफेद चादर रहती है जो खामोशी से माउंटेरियन को अपने आगोश में ले लेती है। ये एक फिल्म का सीन था, लेकिन हकीकत भी इससे ज्यादा अलग नहीं है।
एवरेस्ट पर जो कुछ होता है और जो खतरा इस वक्त मंडरा रहा है उसको समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। वीडियो बनाने वाले माउंटेरियन का दावा है इसे पिछले महीने यानी मई में बनाया गया है। मई के महीने में जब सूरज प्रचंड रूप में होता है तब भी एवरेस्ट पर बर्फ ही बर्फ दिखती है। एक तरफ सूरज की किरणें बर्फ पर चमक बिखेरती है, वहीं दूसरी तरफ एवरेस्ट पर चढ़ने वाले माउंटेरियन एक एक कदम बेहद सावधानी से रखते हैं। सूरज की रोशनी में वो एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच जाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ रोशनी होने से खतरा कम नहीं हो जाता। -50 डिग्री से भी ज्यादा तापमान होता है और जो बढ़कर -80 डिग्री तक हो सकता है। बीच बीच में बर्फीली हवाएं संयम की परीक्षा लेती हैं। बताया जाता है कि एवरेस्ट पर बर्फीली हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। कई दफा ये हवाएं बर्फीली तूफान बन जाती हैं, तो वो वक्त एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा तबाही वाला होता है। एवरेस्ट की ट्रेनिंग फिजिकल तो है ही, और पहले से जो आप कर सकते हैं वो फिजिकल पार्ट ही कर सकते हैं। मेंटल मोस्टली एक्सपीडिशन इटसेल्फ बिकम्स अ मेंटल गेम, स्पेशली 22-23 हजार फुट के ऊपर की हाइट के बाद। तो उसकी तो कोई ट्रेनिंग मेंटल तो अगर आपका एटीट्यूड है तो है, लेकिन मोस्टली जो लोग वहां तक पहुंचते हैं या करना चाहते हैं इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। हालांकि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले माउंटेरियन को ट्रेनिंग दी जाती है और माउंटेरियन काफी प्रोफेशनल होते हैं जो मुश्किल हालात में भी जिंदगी बचाकर एवरेस्ट फतह करके वापस आ जाते हैं। लेकिन पिछले 7-8 सालों में एवरेस्ट पर जाने वालों की तादाद बढ़ी, यानी सिर्फ शौक की वजह से भी एवरेस्ट पर जाने वाले लोग अब ज्यादा हो गए हैं, जो कम ट्रेनिंग लेकर ही एवरेस्ट फतह का ख्वाब देखते हैं। एवरेस्ट चढ़ने का सबसे अच्छा वक्त मार्च से मई महीने के बीच होता है, क्योंकि इस वक्त ना तो ज्यादा बारिश होती है और बर्फ भी ताजा होती है। इसी वजह से दुनिया भर से पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर पहुंच रहे हैं। नेपाल सरकार इस सीजन का फायदा उठाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एवरेस्ट पर जाने की इजाजत दे रही है। नेपाल सरकार ने एवरेस्ट पर जाने की फीस घटा दी। पहले करीब एक समिट के 50 लाख लिए जाते थे, उसके बाद अब 30 से 35 लाख लिए जा रहे हैं। इस साल नेपाल सरकार ने रिकॉर्ड 371 परमिट जारी किए हैं। नेपाल को सालाना एवरेस्ट समिट से करीब $300 मिलियन की कमाई होती है। साफ है, ज्यादा कमाई के चक्कर में नेपाल सरकार ने नियमों को ताक पर रख दिया है। यही वजह है कि एवरेस्ट पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बन गई है। अगर वहां पे टाइम ज्यादा लगाना पड़ा आपको तो उसकी वजह से दो परेशानियां पैदा हो रही हैं। एक, आप ठंड बर्दाश्त कर रहे हैं, -30 से 40 के बीच में टेम्परेचर है। दूसरा, आपकी ऑक्सीजन, जो की इशू है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक फिक्स क्वांटिटी में है, सिलेंडर में है, चल रही है। अगर आप मूव नहीं कर रहे तो भी ऑक्सीजन चल रही है। मूवमेंट कंप्लीट होने से पहले, बिफोर कि आप कैंप में आए, आपकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है रास्ते में, तो उसकी वजह से आपको ठंड भी बहुत ज्यादा लगेगी, उसकी वजह से आपका मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिमाग में ऑक्सीजन कम जाने की वजह से आदमी का मानसिक संतुलन थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। जाम की वजह से नीचे उतरने में 3 से 4 घंटे ज्यादा समय लग रहा है। उसकी वजह से कई लोगों का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। माउंट एवरेस्ट की विषम परिस्थितियों में ज्यादा समय रहने के कारण पर्वतारोहियों की तबीयत बिगड़ रही है और कई लोग तो इन वजहों से दम तोड़ देते हैं। पिछले एक महीने में 4 भारतीयों समेत 11 पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर की मौत शिखर से लौटते वक्त हुई। जानकारों के मुताबिक रास्ते में जाम और भयानक थकावट इसकी वजह है। हालांकि जोश और हौसले से हर जंग को जीता जा सकता है, फिर वो चाहे एवरेस्ट के दौरान जिंदगी की जंग ही क्यों न हो। लेकिन अक्सर डूबते वही हैं जो बड़े तैराक होते हैं। पिछले 66 सालों में एवरेस्ट पर करीब 300 मौत हो चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक मरने वाले अधिकतर माउंटेरियन प्रोफेशनल थे। इस साल भी 11 मरने वाले पर्वतारोहियों में 7 प्रोफेशनल थे, जो 3 से ज्यादा बार एवरेस्ट फतह कर चुके थे। सोचिए, जब कई बार एवरेस्ट पर जाने वाले मारे जा रहे हैं तो कम ट्रेनिंग वालों का क्या हाल होगा। इसकी सीधी सी वजह है एवरेस्ट पर लगने वाला ट्रैफिक जैम, क्योंकि अभी तक
इस तरह के जाम की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है और न ही इतनी ज्यादा ऑक्सीजन माउंटेरियन साथ ले जा सकता है, क्योंकि इसका अंदाजा नहीं हो पाता कि जाम कितनी देर तक का होगा। लेकिन इस बार लगे घंटों के जाम में 700 से अधिक माउंटेरियन फंस गए थे, जिनमें से 11 हमेशा के लिए बर्फिस्तान में दफन हो गए। खबर की खबर ये कि लालच को बुरी बला यूं ही नहीं कहा जाता है। छोटा एवरेस्ट पर इस साल जाने वाले माउंटेनियर्स के लिए अनुभव बहुत खौफनाक था। रास्तों में लाशें नजर आईं, कचरा देखा, तबाही की वो दास्तान नजर आई जो आने वाले वक्त में और विकराल हो सकती है। एवरेस्ट पर फतेह करना अगर एक जुनून है तो इसके पीछे खतरे भी कई हैं। जो लोग एवरेस्ट होकर आए हैं उन्होंने मौत को काफी नजदीक से देखा, क्योंकि रास्तों में कई माउंटेरियन की लाशें उन्होंने देखी, सैकड़ों फीट गहरी खाई देखी और सैकड़ों टन फैला कचरा देखा, जो माउंटेरियन के साथ एवरेस्ट के लिए भी एक बड़ा खतरा बन रहा है। लेकिन इस बीच सवाल ये कि अगर इतनी तेजी से माउंटेरियन की संख्या बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में एवरेस्ट जाम एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ऐसे में पर्वतारोहियों की जान पर भी बन सकती है। एक्सपीडिशन 45 डेज का होता है, तो उसमें मैं किसी एक पर्टिकुलर ऐसे इंसिडेंट को, कई तरह की चीजें होती हैं, खतरे पैदा हो जाते हैं। मेरी खुद की ऑक्सीजन सिलेंडर, और जब हम कैंप 4 पे पहुंच रहे थे तो मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था। उस वक्त भी मेरा शेरपा मेरे साथ नहीं था। मैंने शेयर किया है पहले भी मीडिया में या उसमें कि शेरपास का एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव है अगेंस्ट क्लाइंट्स, बिकॉज डिमांड ज्यादा है, लोग कम हैं, और जो पहुंच गया है वो एक तरीके की मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में फंसा ही हुआ है। पेमेंट 100% एडवांस हो चुकी, और अगर शेरपास आपको सही तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं या आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि खतरा पहले नहीं था। एवरेस्ट फतेह करके आए कुछ माउंटेरियन ने बताया कि एवरेस्ट के शिखर तक जाना हमेशा चैलेंज भरा रहा है, खासतौर से तब जब बर्फीली हवाएं रास्ता रोक रही हों और माउंटेरियन एक जगह से हिल भी न पाए, क्योंकि शिखर तक जाने का रास्ता बेहद संकरा हो जाता है। खासतौर से हिलेरी टॉप के पास से शिखर तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। बस एक रस्सी के सहारे वहां तक पहुंचा जा सकता है और लौटने का भी रास्ता वही है। इसलिए हिलेरी टॉप के पास जाम जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसी मुश्किल को पार करते हुए भारत की एक बेटी ने एवरेस्ट फतेह की। मध्य प्रदेश के सीहोर की रहने वाली मेघा परमार के पिता किसान हैं। उन्होंने मेघा के सपने को पूरा करने में कोई कमी नहीं आने दी। 24 साल की मेघा जब एवरेस्ट फतेह करके वापस लौटी तो उसने एवरेस्ट के हालात के बारे में बताया। जिंदगी की जो आप छोटी छोटी चीजें देखते हैं ना, फेल होना, ये सब, ये जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियां हैं, बस ये निकल जाएंगी। जिंदगी और मौत से बढ़ के कुछ नहीं होता। जब आप ये हैंडल करना, इसे इजीली लेना सीख जाओगे तब कुछ भी कर लोगे। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वालों की फहरिस्त में सागर भी है। 21 साल के सागर यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। वो एवरेस्ट पर चढ़ाई के वक्त बेहद डराने वाले 20 मिनट नहीं भूल पाते। अगर उस वक्त वो हिम्मत हार गए होते तो जिंदगी भी हार जाती। टेम्परेचर -20, 30 और इतना कुछ देखने को और फेस करने को मिला कि क्रेवासेस, सबसे ज्यादा वेदर कंडीशन, इतना कुछ फेस किया हमने वेदर कंडीशन। और रात को सोना फेदर जैकेट के साथ, इतनी ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर। हमने अपने आप को संभाला, अपने आप को एक तरह से मोटिवेट किया खुद सेल्फ की भाई डरो मत, चलते हैं हम लोग। बर्फ की इस ऊंचाई पर पहुंचकर वहां जाकर अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ना वैसे भी मुश्किल होता है, लेकिन अगर वहां जाम लग जाए तो वही बहादुरी मौत का सबब भी बन सकती है। नेपाल इसे इजाजत दे रहा है और कुछ लोग नेपाल के इस नफे को नजरअंदाज करते हुए अपने लिए एक इजी वे समझते हुए ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लौट कर नहीं आ रहे हैं।